हेलो स्टूडेंट। कल हमने जो बायोलॉजी की जो 11वीं क्लास की जो क्लास लगी थी उसमें लास्ट में हमने वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे और वर्गीकरण में हमने देखा था कि 4 पद्धतियाँ थी। एक द्विजगत पद्धति, दूसरी त्रिजगत पद्धति, तीसरी चतुर्जगत पद्धति और चौथी जो थी वो थी पंचजगत पद्धति। और सन 1969 में जो पंचजगत जो पद्धति है वो वैज्ञानिक व्हीटेकर ने दी और हमने द्विजगत, त्रिजगत और चतुर्जगत जो पद्धति है उसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे पंचजगत पद्धति के बारे में। तो देखिए पंचजगत पद्धति, आप सभी को पता है कि पंचजगत पद्धति में वैज्ञानिक व्हीटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। पहला जो भाग है वो है मोनेरा, दूसरा जो भाग है वो प्रोटिस्टा, तीसरा जो भाग है फंजाई या कवक, चौथा जो भाग है वो प्लांटी और 5वां जो भाग है वो एनिमेलिया। 5वां कौन सा है? एनिमेलिया। आज हम ये जो 5 जो जगत है, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई या कवक, प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत, इन जगतों के कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे बायोलॉजी के अंतर्गत आज आपको ध्यानपूर्वक इस टेबल को देखना है कि यहाँ से आपका जो आधार है वो यहाँ से आपका क्लियर होता चलेगा। तो हर चीज़ को आपको ठीक तरीके से समझना है। तो कौन कौन से लक्षण हैं जिनके बारे में अध्ययन करेंगे हम? कोशिकीय, कोशिकीय संगठन पहला जो लक्षण है वो है हमारा कोशिकीय संगठन। दूसरा है कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना। तीसरा जो लक्षण है वो है पोषण। तीसरा कौन सा है? पोषण है। तीसरा आपका पोषण हो गया। चौथा जो लक्षण है वो है आपका जनन। चौथा कौन सा आपका? जनन। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति और एंड में आपके आ जाएंगे एग्जाम्पल्स, उदाहरण। एंड में क्या आ जाते हैं? आपके उदाहरण आ जाते हैं। कोशिकीय संगठन की जगह अपन ले लेते हैं कोशिकीय प्रकार। कोशिका का कौन सा प्रकार है? यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? तो कोशिकीय प्रकार, कोशिकीय संरचना, पोषण, जनन, कोशिका भित्ति और इनके एग्जाम्पल्स। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो अभी तक ये जो मोनेरा जगत के जो प्राणी होते हैं इनकी जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी कोशिका होती है इनकी? प्रोकैरियोटिक। कौन सी कोशिका है इनकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोटिस्टा जगत के जो प्राणी हैं इनकी जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक होती है। कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। अब ध्यान हमें ये देना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है
उसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता या केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अगला जो फंजाई या कवक है ये भी यूकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी है ये? यूकैरियोटिक। प्लांटी भी यूकैरियोटिक, और क्योंकि स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। और एनिमेलिया की बात करें तो एनिमेलिया भी है आपकी यूकैरियोटिक। एनिमेलिया भी कौन सी है आपकी? यूकैरियोटिक। अगर हम कोशिकीय संरचना के आधार पर देखा जाए कि कौन एक कोशिकीय है और कौन बहुकोशिकीय है, तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि मोनेरा जगत के जितने भी प्राणी हैं वो सभी एक कोशिकीय है। कौन से हैं? सभी एक कोशिकीय। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये भी एक कोशिकीय है, अर्थात इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। अगर हम फंजाई या कवक की बात करते हैं तो फंजाई या जो कवक है इनका जो शरीर है वो बहुकोशिकीय है, अर्थात इनका जो शरीर होता है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें एक अपवाद है, और अपवाद है आपका यीस्ट। यीस्ट एक प्रकार का फंजाई या कवक है, और यीस्ट की जो कोशिका होती है वो एक कोशिकीय होती है। कैसी होती है बेटा? एक कोशिकीय होती है। ये अपवाद है, वरना सभी फंजाइयों की जो कोशिकाएं होती है वो बहुकोशिकीय होती है। कैसी होती है? बहुकोशिकीय। अगर हम प्लांटी की बात करते हैं तो सभी प्लांटी बहुकोशिकीय है, और एनिमेलिया की बात करते हैं तो सभी एनिमेलिया भी बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। तो यहाँ पर मोनेरा और प्रोटिस्टा एक कोशिकीय हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जबकि जो फंजाई, प्लांटी और जो एनिमेलिया है वो बहुकोशिकीय है, अर्थात इनका जो शरीर है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हम बात करते हैं पोषण की। पोषण के आधार पर प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वयंपोषी और दूसरा विषमपोषी। जो हम अध्ययन कर चुके हैं पोषण के बारे में, तो आपको केवल हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से जगत के प्राणी तो स्वयंपोषी होते हैं और कौन से जगत के प्राणी विषमपोषी होते हैं। आइए देखिए, अगर हम मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा वर्ग के जो प्राणी हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्वयंपोषी। मोनेरा जगत के अगर हम बात करें तो मोनेरा जगत के प्राणी कैसे होते हैं? स्वयंपोषी, अर्थात अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। और आपने पढ़ा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना जो भोजन है वो खुद बनाते हैं। तो अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अगला, अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं तो ये विषमपोषी होते हैं। कैसे होते हैं ये? विषमपोषी, या कह सकते हैं परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी प्रोटिस्टा की बात करें तो। लेकिन यहाँ पर जो अपवाद है वो है आपका युगलिना। युगलिना एक अपवाद है जो स्वयंपोषी भी होता है। फंजाई या कवक की बात करें तो फंजाई या जो कवक होते हैं वो सभी विषमपोषी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सभी विषमपोषी। प्लांटी के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे आते हैं,
और हमने पढ़ा है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लांटी जो होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। प्लांटी कैसे होते हैं? स्वयंपोषी। एनिमेलिया की बात करें, जंतुओं की बात करें, प्राणियों की बात करें, तो प्राणी जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते और भोजन के लिए स्वयंपोषियों पर निर्भर रहते हैं। तो एनिमेलिया की बात करें तो ये विषमपोषी कैसे होते हैं? ये विषमपोषी होते हैं। अब बात करते हैं हम जनन की। मोनेरा जगत की अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा जगत में ना अलैंगिक जनन पाया जाता ना लैंगिक जनन पाया जाता। इनमें जो जनन होता है वो एक प्रकार का अलैंगिक ही होता है, लेकिन संयुग्मन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संयुग्मन विधि है, तो संयुग्मन विधि द्वारा इनमें जनन होता है। कौन सी विधि है? संयुग्मन। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत अलैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाता है बेटा? अलैंगिक जनन। फंजाई या कवक की बात करते हैं तो इनमें दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, लैंगिक व अलैंगिक। बात ये आती है कि सब लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में दो जीव परस्पर मिलकर जनन की प्रक्रिया करते हैं, अर्थात दो जीव आपस में मिलकर के संतान उत्पन्न करते हैं, तो वो लैंगिक जनन है। और जिसमें एक अकेला जीव, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, तो अकेले जीव के द्वारा यदि संतान उत्पन्न की जा रही है तो वो अलैंगिक जनन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन के दौरान एकल जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन के दौरान दो जीव भाग लेते हैं। तो लैंगिक, दूसरा अलैंगिक जनन। अगर हम पौधों में बात करते हैं तो पौधों के अंदर एक तो कायिक जनन होता है। पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसको कायिक जनन कहते हैं। पौधे के जड़, पौधे के तना, पौधे की पत्ती, अगर इनके द्वारा जनन की प्रक्रिया हो रही है, किसी पत्ती से एक नया पादप बन रहा है या जड़ से नए पादप का निर्माण हो रहा है या तने से नए पादप का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो कौन सा जनन कहलाता है बेटा? कायिक जनन। व सातवां होता है इसमें लैंगिक जनन। कौन सा जनन है? लैंगिक जनन। तो हम कह सकते हैं कायिक व लैंगिक जनन। अगर हम एनिमेलिया की बात करें तो एनिमेलिया में लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। तो ये आपका लैंगिक जनन हो गया। अगर हम मोनेरा जगत में कोशिकीय भित्तियों की बात करते हैं कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किस किस की बनी होती है, तो अगर मोनेरा जगत के प्राणियों की बात करते हैं तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिको ग्लाइकोल की बनी होती है। पेप्टिको ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, पेप्टिडो ग्लाइकोल की बनी होती है। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो इनमें जो कोशिका भित्ति होती है बेटाओ वो पेलिकल की बनी होती है, मतलब पेलिकल का आवरण पाया जाता है इनके चारों ओर। इस वर्ग के जो प्राणी है उनके चारों ओर पेलिकल का आवरण पाया जाता है। अगर हम फंजाई या कवक की बात करते हैं तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन।
पेलिकल भी एक प्रकार की प्रोटीन है, काइटिन भी एक प्रकार की प्रोटीन है। तो ये पेलिकल और जो काइटिन है इनकी भित्ति बनी होती है। अगर हम प्लांटी की बात करते हैं तो इनकी पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेक्टिन व सेल्यूलोज इनकी बनी होती है। पेक्टिन और बेटा किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। किनकी भित्ति? प्लांटी अर्थात पादपों की भित्ति पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। अब बात करते हैं एनिमेलिया की। तो एनिमेलिया की अगर भित्ति देखी जाए तो जितने भी एनिमेलिया वर्ग में जो भी जंतु आते हैं उनमें जो भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है। और आपको पता है कि जब भित्ति अनुपस्थित है तो बनने का कोई सवाल ही नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनमें जो भित्ति होती है बेटा वो कैसी होती है? अनुपस्थित। अर्थात कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पलों की, उदाहरणों की बात करें मोनेरा जगत में। तो मोनेरा जगत में उदाहरण देखा जाए तो जैसे जीवाणु, ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। दूसरा माइकोप्लाज्मा, दूसरा कौन सा आपका? माइकोप्लाज्मा। जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है। और नील हरित शैवाल। बेटा ये जो नील हरित शैवाल होती है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसलिए बी से तो बनेगा ब्लू, जी से बनेगा ग्रीन और ए से बनेगा एल्गी। ब्लू नीला होता है, ग्रीन हरा होता है, एल्गी शैवाल होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा के अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो हैं आपके अमीवा, युगलिना। नाम सुने आपने? ये अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम। तो अमीबा है, युगलिना है, पैरामीशियम है। ये सभी प्रोटिस्टा संघ के या प्रोटिस्टा जो जगत के उसके एग्जाम्पल है। हम और भी आगे बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे, लेकिन जो मोस्टली जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पर लिखा रहे हैं आपको। अब हम बात करते हैं फंजाई या कवक। तो इसमें मोस्टली जो एग्जाम्पल है वो है आपका यीस्ट, और दूसरा ले लो मशरूम। दूसरा कौन सा है? मशरूम। यीस्ट और मशरूम। अगर हम प्लांटी की बात करते हैं तो प्लांटी के अंतर्गत जितने भी पौधे होते हैं, जो भी आप नाम जानते हो, सभी पौधों के नाम आते हैं। तो हम कह सकते हैं सभी पादप। जितने भी पादप है इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांटी को भी आगे चल करके 5 भागों में बांटा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो 5 भागों में प्लांटी को बांटा गया है, जिसका हम अलग अलग से इनके जो कैरेक्टर्स हैं, इनके जो लक्षण है उनका अलग से, और इनके जो एग्जाम्पल है उनका अलग से अध्ययन करेंगे। केवल हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्लांटी के अंतर्गत सभी क्या आते हैं? पादप आते हैं। लास्ट आपका है एनिमेलिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसके अंतर्गत सभी जंतु आते हैं। सभी क्या आते हैं? जंतु। और आगे हम जब अध्ययन करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो एनिमेलिया है इसको भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक कॉर्डेटा और दूसरा नॉन कॉर्डेटा। रीढ़ की हड्डी के आधार पर इनको 2 प्रकार से विभाजित करते हैं,
एक कॉर्डेटा संघ के प्राणी और एक नॉन कॉर्डेटा संघ के प्राणी, तो उनको भी हम अलग अलग प्रकार से डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आज हमने जो बी टेकर, वैज्ञानिक बी टेकर 1969 में जो पंच जगत जो अवधारणा दी थी, वो संपूर्ण जीव जगत को उसने 5 भागों में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। तो ये जो 5 भाग है, इनमें कोशिकीय प्रकार, कोशिका यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, कोशिकीय संरचना, कोशिका का जो जीवों का जो निर्माण है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पोषण, स्वयंपोषी है या विषमपोषी है, अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं या भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो वो स्वयंपोषी और विषमपोषी के आधार पर भी यहाँ पर हम इनका जो लक्षण है वो देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जनन की, तो जनन इनमें विभिन्न प्रकार के होते हैं। कायिक है, लैंगिक है, अलैंगिक है, संयुग्मन के द्वारा भी इनमें जनन की प्रक्रिया होती है। संयुग्मन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है। कौन सा जनन होता है? ये अलैंगिक जनन होता है। कोशिका भित्ति की बात करें तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिकोग्लाइकोल, पेलिकल, काइटिन, पेक्टिन व सेलुलोज, और किसी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तो हम मान लिख सकते हैं कि कोशिका भित्ति कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। उदाहरण देखो, मोनेरा में जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल। बात करते प्रोटिस्टा की, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम। अगर हम बात करते हैं फंजाई की, तो यीस्ट और मशरूम, और प्लांटी में सभी पादप, और एनिमिलिया में सभी जंतु आते हैं। तो आज हमने यहाँ पर बी टेकर की जो पंच जगत अवधारणा है, उन अवधारणाओं में हमने 5 जगतों के नाम और उनके जो मुख्य जो कैरेक्टर्स है, मुख्य जो लक्षण है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब कल से हम ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया है, इनका जो है वो डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसलिए ये जो टेबल है, इसको सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट, जो इसके एक एक जो बिंदु है, इनको हम आगे चल करके डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये जो टेबल बनाई गई है, इसको आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना है। और आगे की जो कल की जो हम वीडियो है, हम लेकर के आएंगे आपके बीच में वायरस। तो कल की जो वीडियो है उसमें हम वायरस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।